हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू अ न्यू सीरीज जिसमें हम लोग देखेंगे अराउंड 400 टू 500 के बीच में सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ऑलराइट। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि आप लोग ये सब जानते नहीं हैं, आप सब पढ़ रहे हैं, आप लोग के पास बुक्स के ढेर लगे हैं, आपके पास मंथली मैगजीन्स, करंट अफेयर्स, पीडीएफ सब है आपके पास। देखिए, एक चीज जो 90% ऑफ द स्टूडेंट मिस करते हैं प्रिपरेशन में वो है ब्रेन। जब तक आप ये नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि बच्चे डरते हैं काफ़ी कि जो लिखा है, जैसा लिखा है, पढ़ लो, समझ लो, याद कर लो। खुद से दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना है। और जब तक आप लोग ये नहीं करते हैं ना, तब तक यूपीएससी में कामयाबी बहुत मुश्किल है। ऑलराइट। तो ज़्यादा एम्फेसिस यहाँ पे समझाने पे नहीं होगा, बट आपको सोचना सिखा सकें वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मेंस में आपको क्वेश्चन कहीं भी ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं मिलेगा कि यूसीसी के बारे में बता दीजिए, इसके चैलेंजेस बता दीजिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के फायदे बता दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होगा। आपको इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचना होगा। यानी कि अगर यूसीसी इम्प्लीमेंट होता है क्या, तो क्या ये इंडिया की सेक्युलरिज्म के लिए अच्छा है या इसके सेक्युलरिज्म के लिए थ्रेट है। ऑलराइट। क्या ये इम्प्लीमेंट होने के बाद जेंडर जस्टिस दे पाएगा? क्या ये गारंटी है कि हमारे यहाँ जेंडर इनइक्वालिटी और जो डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म हो जाएंगे इसके बाद? या इसके इम्प्लीमेंट होने से हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी पे क्या असर पड़ेगा? ऑलराइट। तो ये इस तरह से आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में सोचना होगा इसको। ऑलराइट। सिंपल लिखी हुई चीज को पढ़ने से या याद कर लेने से बात नहीं बनेगी। एंड प्लीज ब्रेनस्टॉर्मिंग से डरिए मत, क्योंकि मेंस यही क्लियर करवाएगा। आज आप जो अपने माइंड पे प्रेशर डालेंगे वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो चलिए, पहला आर्टिकल हमने जो चूज किया है आज वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि ये न्यूज में क्यों आया। तो ये न्यूज़ में आया क्योंकि 22nd लॉ कमीशन ने इस पे पब्लिक कमेंट्स मांगे हैं। तो पब्लिक इस पे अपने ओपिनियन दे, अपने कमेंट्स दे कि इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, इसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, आपके इस पे थॉट्स क्या हैं। राइट। तो ये न्यूज़ में क्यों होता है ये आपका पता है, एक कनेक्टिंग लिंक बनता है। जैसे जब आप क्वेश्चन को आंसर करेंगे तो आप सबसे पहले देंगे इंट्रोडक्शन, राइट, उसके बाद आती है हमारी बॉडी, एंड उसके बाद आता है आपका कंक्लूजन। तो ये जो इंट्रोडक्शन से बॉडी के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक होता है ना, ये बनता है आपका न्यूज़ वाला पार्ट। जब आप इंट्रोडक्शन दे देंगे, आप समझा देंगे कि यूसीसी क्या है, वो क्या करना चाहता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद बॉडी पे आने से पहले यू विल एड दिस पॉइंट दैट रिसेंटली 22nd लॉ कमीशन इनवाइटेड पब्लिक ओपिनियन ओवर यूसीसी। ऑलराइट। तो इस तरीके से इसे आप यूज करेंगे अपने आंसर में। चलिए, ये तो सिंपल सी बात थी। अब मैं आता हूँ पॉइंट पर कि हमें करना क्या है इसके थ्रू। देखिए, पहले हम देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अच्छा, ऑब्जेक्टिव से पहले आप मुझे ये बताइए कि नीड क्या है इसकी, जरूरत क्या है इसकी। और उसके बाद आप बताएंगे कि चैलेंजेस क्या हैं इसको इम्प्लीमेंट करने में। और जब आपको चैलेंजेस पता है तो फिर आप उसके सॉल्यूशन पे भी आपको सोचना है कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, कैसे हम इसे बिना प्रॉब्लम के इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऑलराइट। तो चलिए, सबसे पहले तो हम पहले ये सोचते हैं कि अभी प्रेजेंट में सिनेरियो क्या है कि हमें कुछ नया लाने की जरूरत पड़ रही है। एकदम बेसिक्स, बस एकदम अपना कॉमन सेंस लगाइए। कुछ मत सोचिए कि आपने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, डजेंट मैटर। मुझे आप सिर्फ बताइए कि इसकी जरूरत हमें पड़ क्यों रही है। अभी आप अपने आसपास अपनी सोसाइटी में ऐसा क्या देख रहे हैं कि आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। एकदम कॉमन सेंस से सोचिए। देखिए, सबसे पहले हम अपने आसपास सबसे ज्यादा क्या देखते हैं। सबसे पहले हमें अपनी सोसाइटी में सबसे कॉमन दिखता है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन एंड बायसनेस। एग्जाम्पल, जैसे इनहेरिटेंस की जब बात आती है,
तो अगर कुछ मेट्रो सिटीज को छोड़ दें तो आज भी कितने घरों में ऐसा होता है कि फादर की प्रॉपर्टी का डिवीजन सन और डॉटर में बराबर हो रहा है? नहीं हो रहा, राइट? ऑलराइट। दूसरा, इवन आप मैरिज में भी देखते हैं, कुछ कम्युनिटीज में पॉलीगैमी अलाउ है। एक आदमी तीन तीन शादियां कर सकता है, बट कुछ कम्युनिटीज में नहीं है। तो एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है। उसी तरह अगर आप विद इन हिंदू कल्चर भी देखें, तो अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया में क्लोज कजिन्स में शादियां नहीं होती, बट साउथ इंडिया में होती है। ऑलराइट। अगेन डिस्क्रिमिनेशन है ना, सेम तो नहीं है। विद इन हिंदुइज्म भी सेम नहीं है। आप तो अलग अलग रिलीजन के लिए एक लॉ बनाने की बात कर रहे हैं, आप तो एक जो रिलीजन है उसमें भी प्रैक्टिस सेम नहीं है। उसी तरह डिवोर्स की अगर बात करें, तो अगर आप क्रिश्चियन या इवन यहाँ पर भी जानते हो जो पारसी कम्युनिटी है, पारसी कम्युनिटी में अगर लड़की नॉन पारसी से शादी कर ले तो उसे इनहेरिटेंस में कोई शेयर नहीं मिलता फादर की प्रॉपर्टी में। लेकिन अगर पारसी लड़का नॉन पारसी लड़की ले आए तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको बायसनेस दिख रही है। सेम क्रिश्चियनिटी में यहाँ पर एडल्ट्री के बेसिस पे लड़का लड़की को डिवोर्स दे सकता है, बट लड़की एडल्ट्री के बेसिस पे डिवोर्स नहीं दे सकती लड़के को, क्रिश्चियनिटी में। ऑलराइट। अब अगर मैं आपको हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी में ही बताऊं तो शायद क्रिश्चियनिटी में आपको 2 साल सेपरेट रहना होगा तब आप डिवोर्स फाइल कर सकते हैं, बट हिंदुइज्म में आप 1 साल सेपरेट रहिए और फिर आप डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। तो इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन एंड बायसनेस, ये पहला रीजन है कि हम एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सोच रहे हैं। ये जो साइड में इतना सारा लिखा है ना मैंने, ये आपको समझाने के लिए लिखा है। ऐसा नहीं है कि ये सब आपको हमारे आंसर में लिखना है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। बाकी आपको लिखना सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन एंड बायसनेस ही है, लेकिन आपको समझाना जरूरी है। और एक तो ये है पहला। अब दूसरा है कि ये जो पर्सनल लॉज हैं सबके अलग अलग, ये बहुत फ्रेगमेंटेड हैं। इनको अलग अलग वे में इंटरप्रेट किया जाता है। ओके। तो इनका कोई कोडिफिकेशन नहीं है प्रॉपर। जैसे हिंदू लॉज को कोडिफाइड किया गया है, मुस्लिम पर्सनल लॉज, क्रिश्चियन, पारसी, इनका कोडिफिकेशन नहीं हुआ है। तो जब कोडिफिकेशन नहीं होता है तो सिचुएशन पे बेस इनका अलग अलग इंटरप्रिटेशन होता है। किसी सिचुएशन में आप उसका कुछ और इंटरप्रेट कर रहे हो, किसी में कुछ और इंटरप्रेट कर रहे हो। और दिस इज द सेकंड रीजन। थर्ड रीजन, न्यू जनरेशन। शाहबानो केस आया था 1985 में, सबने सुना होगा, वो बताऊंगा मैं अभी उसके बारे में। 1985 से आज हम लोग आ गए हैं 2023 में। 2 साल बाद करीब 40 साल हो जाएंगे उस जजमेंट को। देखिए, 40 साल में पूरी एक जनरेशन बदल चुकी है। आज की जनरेशन, वो भी इस ग्लोबली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में जहां इंटरनेट घर घर तक पहुंच चुका है, तो यहाँ पे इवन एवरी वुमेन और एवरी पर्सन फॉर दैट सेक, दे आर गाइडेड बाय यूनिवर्सल एंड ग्लोबल प्रिंसिपल। अब बात यहाँ पर्सनल लॉस की रह ही नहीं गई है। ग्लोबली आज अगर हमारे इंडिया में किसी एक कम्युनिटी की लड़की देखती है फॉरेन कल्चर को, उधर देखती है कि वहां पर उनको कितने राइट्स हैं उनके विमेन को, तो वो चीज इंडिया की गर्ल्स को भी आती है मन में कि हाँ, ये चीज हमारे यहाँ क्यों नहीं है। जैसे डोंट टेक इट पर्सनली, बट एक क्रिकेटर की वाइफ ने मुस्लिम नेल पेंट लगाया था, तो उस पे कमेंट किए गए, फतवा जारी किया गया कि नहीं नहीं, नेल पेंट लगाना तो इस्लाम में गलत है। आई मीन, दिस इज टू मच, राइट? आप ऐसी छोटी छोटी बात में अगर रिलीजन को लाएंगे तो दिस इज नॉट समथिंग गुड। एनीवे, तो दिस न्यू जनरेशन इज गाइडेड बाय यूनिवर्सल एंड ग्लोबल प्रिंसिपल्स, जिन्हें चाहिए अपने लिए इक्वालिटी, ऑलराइट, मॉडर्निटी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ह्यूमैनिटी। कि तालिबान का केस हम देख चुके हैं ना, और अभी भी कई देशों में जो सजा दी जाती है बेस्ड ऑन इस्लामिक लॉ, क्योंकि वहां पर वो कानून कहता है आई फॉर एन आई। ऑलराइट, ऐसा नहीं है वहां पर कि आपने क्राइम कुछ भी किया हो लेकिन आपको सजा सिर्फ कानून के हिसाब से ही होगी। जैसे अभी कुछ साल पहले एक बहुत फेमस केस था, उसका नाम तो याद नहीं, एमिनी करके ऐसा कुछ था।
ऑलराइट। वहां पे क्या हुआ था कि एक आदमी ने एक लड़की को एसिड अटैक में उसकी आईज पूरी खराब कर दी थी, उस लड़की की आंखें। ओके। उसके बाद जब ये केस गया तो इस पे जज ने उसको सिंपल कहा कि एज पर आर लॉ अगर आप चाहें तो इसे माफ कर सकती हैं, या आप चाहें तो उसे जो चाहे वैसी सजा दे सकती हैं। तो उस लड़की ने कहा कि इस लड़के को भी आंखों में एसिड डालकर ही इसकी आंखें खराब की जाएं जैसे इसने मेरी की है। ऑलराइट। तो वहां पे ऐसा कोई रूल ऑफ लॉ या कोडिफाइड लॉ नहीं चलता है। ओके, तो ये सब बातें से आपको समझाने के लिए हैं। बाकी मैं वापस आता हूँ अपने मेन टॉपिक पर। तो ये तो देख ली हमने नीड, कि हमें नीड क्या थी इन सबको लाने की। ठीक है। तो अब इन वजहों से हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। चलिए, अब हम आते हैं कि ये है क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगेन खुद से सोचिए कि क्या ऑब्जेक्टिव है इसका। पहली बात ये है क्या, तो इट इज, फर्स्ट थिंग इज कि इट इज स्टिल ए प्रपोजल। ठीक है, तो इट इज ए प्रपोज। दूसरा, एक कानून बनाने की बात की जा रही है जो कॉमन हो, तो इट इज ए प्रपोज लीगल फ्रेमवर्क। ओके। और ये क्या करेगा, ये जो प्रपोज लीगल फ्रेमवर्क है, व्हाट दिस विल डू, it will govern the personal matters। और क्या, कौन से पर्सनल मैटर्स, जो आप खुद से सोच सकते हैं, जैसे सच एज मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस। डिवोर्स होगा तो मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा। राइट, ये सारे मैटर्स को गवर्न करने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क ला रहे हैं हम। ओके, विच विल अप्लाई टू ऑल सिटीजन्स। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल सिटीजन्स। अगर कहीं प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछेगा ना, तो वो सिटीजन की जगह नॉन सिटीजन भी जोड़ देगा उसमें। सो इट अप्लाइज टू ऑल सिटीजन रिगार्डलेस रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स। ठीक है। तो देखिए, अब आपका इंट्रोडक्शन कितने इजीली तैयार हो गया। कुछ रटना नहीं है, कुछ याद नहीं करना है कहीं से, क्योंकि देखिए जब आप कोई मैगजीन वगैरह पढ़ते हो ना, करंट अफेयर की मैगजीन या कोचिंग के नोट्स, वहां टीचर अपनी अपनी जो लैंग्वेज है उसकी जो सोच के अकॉर्डिंग जो पॉइंट बनाया वो दे रहा है, उसे आपको याद करना पड़ेगा। आप किसी और का दिमाग याद करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जब आप इस तरीके से खुद सोच के पॉइंट्स बनाते हो, क्योंकि देखिए ना, यूसीसी क्या है, प्रपोजल स्टेज में है तो एक प्रपोज है, दूसरा लीगल फ्रेमवर्क है, एक तरह का कानून, जो क्या करेगा, गवर्न करेगा पर्सनल मैटर्स को। और पर्सनल मैटर क्या होते हैं, मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, मेंटेनेंस। और ये अप्लाई किस पे होगा, सभी सिटीजन पे, रिगार्डलेस ऑफ योर रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड। हो गया आपका इंट्रोडक्शन तैयार। ठीक है। इस तरीके से खुद अपने दिमाग पे जोर डालिए, अपने नोट्स, अपने पॉइंट्स खुद बनाइए। और ज्यादा नहीं करना है, आप प्रीलिम्स पे टाइम दीजिए, और बहुत टाइम दीजिए, मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मेंस में आप जो कोर 400-500 टॉपिक्स हैं उतना तैयार कर लीजिए, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। एंड जब आप इतना अच्छा इंट्रोडक्शन लिखेंगे इतनी अच्छी लैंग्वेज में, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऑलराइट, अगर आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन, अच्छा कंक्लूजन पहले से प्रिपेयर करके रखते हो ना, तो आप यकीन मानिए कि आप हर क्वेश्चन में दो दो, एक एक, दो दो मार्क्स का एडवांटेज लेके जा रहे हो। और वही डिसाइड करता है कि जीएस में एवरेज प्रिपरेशन के साथ भी आपके मार्क्स 70-80 आएंगे, या 110-120 आएंगे। सो कंक्लूजन इंट्रोडक्शन हमेशा से आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए शुरू से ही। ऑलराइट। चलिए, अब अब हम इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि इसका एक और गोल क्या है। इसका एक और गोल है कि इसको एक बैलेंस स्ट्राइक करना है। किसके बीच में, देखिए, कौन सी दो चीजें हैं जो क्लैश हो रही हैं आपस में। पहला, एक तरफ है रिलीजियस राइट्स। ठीक है, अपने अपने रिलीजन से रिलेटेड राइट्स, क्योंकि जितनी पर्सनल लॉज हैं वो कहाँ से निकल के आते हैं, वो आपका जो सेक्रेड स्पिरिचुअल बुक्स हैं आपकी,
उनसे निकल के आते हैं, या आपके ट्राइबल कस्टम से उनसे निकल के आते हैं। तो एक तरफ तो है लोगों के रिलीजियस राइट्स, और है इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी। एंड फिर जो अब बन रहा है वो है पॉलिटिकल सेंसिटिविटी, कि हम पर, माइनॉरिटीज पर मेजॉरिटी का जो कल्चर है, उनके जो कस्टम्स है, वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। ओके। और दूसरी तरफ क्या है जो इसके काउंटर में, वो है कि हमारा ऑब्जेक्टिव, कि हमें एक लीगल यूनिफॉर्मिटी लानी है, वन नेशन वन लॉ। तो इनके बीच में हमें एक बैलेंस स्ट्राइक करना है। क्लियर है यहां तक? ये पता है, ये आपके कंक्लूजन का एक बहुत बेहतरीन स्टेटमेंट बनता है कि we should go ahead with the UCC, but we should ensure that we strike a fine balance between the religious right, cultural diversity, political sensitivity, and focusing on the objective of legal uniformity. All right, this is an excellent conclusion for your answer. Anyway, आगे बढ़ते हैं। ये जो पर्सनल राइट्स हैं हमारे, पेन का कलर चेंज करेंगे। जो पर्सनल लॉज हैं, इनका सोर्स क्या है? इनका सोर्स है रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, या फिर कस्टम्स, स्पेशली ट्राइब्स के केस में। ठीक है। इन्हीं पर्सनल लॉज को हमें रिप्लेस करना है विद ए कॉमन सेट ऑफ लॉज। मैंने आपको बहुत तरीके से समझा दिया इसका इंट्रोडक्शन। आप जो जिस तरीके से अपना आंसर में इंट्रोड्यूस करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन प्लीज वो गलती मत कीजिएगा जो 99% बच्चे करते हैं, अंडर आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिस एंड दिस। मत करना। अगर ऐसा इंट्रोडक्शन लोगे तो वो दिखाएगा कि बहुत एवरेज लेवल की प्रिपरेशन करके आए हो। ओके, वो गलती मत करना। उसे आप एक कनेक्टिंग लिंक यूज कर सकते हैं बिटवीन इंट्रोडक्शन एंड बॉडी, लेकिन उससे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट मत करना अंडर आर्टिकल 44। और इसमें भी देखिए क्या लिखा, क्या है, दैट स्टेट शुड एंडेवर फॉर ए कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर इट्स सिटीजन। अब इसमें दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल को जब आप पढ़ेंगे, सिटीजन एंड टेरिटरी। सो पहली बात कि सिर्फ सिटीजन पे अप्लाई होगा, और दूसरा इंडिया की टेरिटरी में ही। अगर कोई इंडियंस बाहर निकल गए हैं, फॉरेन में सेटल है, और उनकी शादी भी वहीं के हिसाब से हुई है, वहीं रजिस्टर्ड है, तो आप अप्लाई नहीं करेंगे उन पे। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अंडर आर्टिकल 44, ध्यान रखिएगा इस बात का। ऑलराइट, अब हम वहां आ जाते हैं जहां का आप सब लोग इंतजार कर रहे हैं तब से। वो है सीधे फॉर एंड ऑल वगैरह वगैरह, फॉर एंड अगेंस्ट। चलिए पहले देखते हैं कि जो लोग फेवर में हैं उनका क्या कहना है, फेवर वालों का। सबसे पहला कि सिंप्लीफिकेशन होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अभी ये जो पर्सनल लॉज हैं, फर्स्ट इज दे आर नॉट कोडिफाइड। और कोडिफाइड नहीं होने की वजह से इनका डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होता है एज पर ऑन केस टू केस बेसिस। ठीक है। दूसरा, दे आर फ्रेगमेंटेड। ओके, सब बिखरा बिखरा हुआ सा है। नेक्स्ट, पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, फिर थोड़े कम इंपॉर्टेंट की तरफ जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो जेंडर जस्टिस एंड इक्वालिटी इंश्योर करेगा ये। जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं, दिस विल इंश्योर जेंडर जस्टिस एंड इक्वालिटी। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया देयर आर डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, एग्जाम्पल भी दे दिए काफी सारे, है ना, मैरिज को लेके, डिवोर्स को लेके, अलग अलग रिलीजन में, उसके बाद इनहेरिटेंस को लेके। ओके, तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको दूर करना होगा। और उसी के साथ आप एक नीचे हमेशा एक एरो लगा के अगर कोई एग्जाम्पल है उससे रिलेटेड या कुछ करंट में रहा है तो जरूर दिया कीजिए किसी भी आंसर में। तो इसमें जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट आया था 1956 में, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में, इसमें अमेंडमेंट हुआ 2005 में, एंड डॉटर्स को भी इक्वल राइट दिया गया
पेरेंट की प्रॉपर्टी में, इनहेरिटेंस। ओके, डॉटर को भी इक्वल इनहेरिटेंस राइट दिए गए फादर की प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो ये आप कोट करेंगे इस तरह की चीजें, तो ये दिखाता है कि आपने कितने अच्छे से तैयारी की है। नेक्स्ट, प्रोग्रेसिव है ये। मैंने आपको बताया हम एक न्यू जनरेशन में हैं, हम 1985 में नहीं है शाहबानो केस के टाइम में, वी आर ऑलमोस्ट 38 ईयर्स अहेड फ्रॉम दैट। ओके, तो हमें प्रोग्रेसिवली ऐसा लॉ चाहिए जो खुद भी प्रोग्रेसिव हो। कैसे? शाहबानो केस कब आया था? 1985 में आया था, राइट? इसमें क्या हुआ था? कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने, कि अंडर सेक्शन 25 ऑफ इंडियन पीनल कोड इनके जो हस्बैंड थे उनको, कि आप इनको मेंटेनेंस देंगे, देना चाहिए आपको। ऑलराइट, लेकिन ये मुस्लिम्स के जो पर्सनल लॉज थे उनके अगेंस्ट गया, और फिर गवर्नमेंट पे प्रेशर बना के गवर्नमेंट से एक नया लॉ इनेक्ट करवाया गया, दैट इज मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस भी था और ये इनेक्टमेंट भी 1986। इसने डाइल्यूट कर दिया पूरा जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ठीक है, तो इसीलिए हमें ऐसा प्रोग्रेसिव लॉ चाहिए दैट कुड एंश्योर जस्ट जेंडर जस्टिस एंड इक्वालिटी, जेंडर जस्टिस एंड इक्वालिटी। ठीक है, दूसरा, अब इसके बाद आप थोड़े से कम इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल सकते हैं, जैसे हमें इसलिए भी इसको लाना है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है ये। कॉन्स्टिट्यूशन ने ही अंडर आर्टिकल 44 कहा है दैट स्टेट शुड एंडेवर टू enact a uniform civil code for its citizen throughout the territory of India। ओके, तो आप वहां पर आर्टिकल 44 को कोट करेंगे। ऑलराइट, एंड इसके अलावा दूसरा एक और कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट क्या है हमारा? इक्वालिटी बिफोर लॉ। ऑलराइट, इक्वालिटी बिफोर लॉ, दैट स्टेट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट, या कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होने भी नहीं देना चाहिए सोसाइटी में, नीदर ऑन बेसिस ऑफ जेंडर, नॉर ऑन कास्ट, नॉर और किसी भी बेसिस पर नहीं होना चाहिए। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। दूसरा आ जाता है हमारा कि ये नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करेगा, जैसे कोई एक दूसरे को अलग थलग नहीं देखेगा कि ये थोड़े अलग लोग हैं, इनके प्रैक्टिसेस अलग हैं, ये सही नहीं है। ओके, नेशनल इंटीग्रेशन प्रमोट करना है हमें, मतलब हमें एंड करना है ये लीगल प्लूरलिज्म। लीगल प्लूरलिज्म का मतलब अलग अलग लॉज हैं सबके लिए, तो ये सही नहीं है। इस प्रैक्टिस को एंड करना है और हमें बढ़ना है आगे वन नेशन वन लॉ की तरफ, ONOL। ठीक है, और फिर आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं गोवा का। फिर गोवा फॉलो करता है पोर्चुगीज सिविल कोड, वहां पर रूल करते थे पोर्चुगीज, पोर्चुगीज सिविल कोड 1867। तब से ही गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट किया गया है। ओके, तो ये मैंने आपको वो पॉइंट्स दिए हैं जो फेवर में बात करने वाले लोग कहते हैं। ठीक है, पहला है सिंप्लीफिकेशन करेंगे, दूसरा जेंडर जस्टिस एंड इक्वालिटी, थर्ड इज प्रोग्रेसिव, फोर्थ इज कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है ये हमारा, फिफ्थ इज नेशनल इंटीग्रेशन प्रमोट होगा, एंड लास्ट में आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं गोवा का। तो ये बन जाते हैं आपके पॉइंट्स फेवर में देने के लिए। ओके, अब चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि जो लोग अगेंस्ट हैं उनका क्या वी पॉइंट है इसमें। अगेंस्ट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट वायलेट्स रिलीजियस फ्रीडम। कुछ लोगों का ये मानना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजियस माइनॉरिटीज को फ्रीडम दी गई है अपना कल्चर अपने तरीके से प्रोटेक्ट करने की, अपने कस्टम्स फॉलो करने की, तो आप उस पर इन्फ्रिंज कर रहे हो। यदि ऐसा होता तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात ही क्यों करता? राइट, अब इसके अंडर में ये कोट करते हैं दैट अंडर आर्टिकल 25 minorities been given right to manage own affairs। ठीक है, आपने ये सब तो अब तक लक्ष्मीकांत ने पढ़ ही लिया होगा। तो अब अगर आप देखेंगे शादी, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, ये सब इनकी पर्सनल मैटर ही तो हैं।
तो फिर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर आप इस आर्टिकल को वायलेट क्यों कर रहे हो? दूसरा है अंडर आर्टिकल 29। चलिए लाइव क्लास नहीं है तो मैं आपसे पूछ नहीं सकता कि क्या कहता है। एनीवे, अंडर आर्टिकल 9 आपको प्रोवाइड करता है फ्रीडम टू कंजर्व योर डिस्टिंक्ट कल्चर। ठीक, अब उनके कल्चर में अगर कोई चीज है लाइक क्रॉस कजिन मैरिज, तो आप उसको क्यों इंटरफेयर करना चाहते हैं? हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने अथॉरिटी दी है ना ये। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, it is a threat to cultural diversity. It is a threat to cultural diversity of India. क्योंकि देखिए स्पेशली ट्राइब्स के कस्टम एंड प्रैक्टिसेस ये बहुत अलग हैं बाकी के जो हमारी मेन स्ट्रीम सोसाइटी है इंडिया की। ऑलराइट, तो उनको काफी थ्रेट, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन ही तो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के थ्रू इन लोग को प्रोवाइड कर रहा है ना अथॉरिटी कि आप प्रोटेक्ट कीजिए अपना कस्टम अपने कल्चर। हमें पता है ना आर्टिकल 371 के अंडर में ए बी सी से लेके ऐसे बहुत से हैं जिन्होंने नागालैंड मिजो इनको प्रोवाइड किया है कि आप अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हो, राइट। इनर लाइन परमिट भी इम्प्लीमेंट किया गया है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कि बाहर वाले आके आपका कल्चर डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, तो इस कल्चरल डाइवर्सिटी को आप डिस्टर्ब कर रहे हो बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग विल क्रिएट होमोजेनाइजेशन ऑफ लॉज। तो ये टोटली अगेंस्ट हो जाता है, अगेंस्ट जो इंडिया का मल्टीकल्चरल इथॉस है उनके अगेंस्ट जाता है ये। इंडिया अपने आप में कोई एक कल्चर नहीं है, मल्टीकल्चरल है। तो दैट इज द सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट पे चलते हैं, एग्जिस्टिंग सेक्युलर लॉस। अब पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ जो और लॉज हैं क्या वो इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए काफी हैं? तो हाँ, कुछ एक हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया सेक्शन 25 ऑफ आईपीसी, वो प्रोवाइड करता है कि डिवोर्स के केस में हस्बैंड को मेंटेनेंस देना होगा। ऑलराइट, उसी तरह से देयर आर सेपरेट लॉज ऑन डोमेस्टिक वायलेंस। ऑलराइट, तो ऐसे केस में आपको एक नया लॉ लाने की जरूरत क्या है, ये क्वेश्चन करना है अगेंस्ट में जो लोग हैं उनका। एंड एक सबसे बड़ा थ्रेट जो माइनॉरिटीज के दिमाग में बिठाया जा रहा है, सच है झूठ है अलग बात है, लेकिन ये परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है उनके माइंड में कि देखिए इस यूसीसी के थ्रू आप पे इम्पोज किए जाएंगे हिंदुआइज्ड कोड। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल फैमिली डिस्प्यूट इन केस ऑफ इनहेरिटेंस। राइट, क्योंकि मुस्लिम्स में ये सब ज्यादा नहीं होता है, ये सब नहीं देखने को मिलता है इस तरह के फैमिली डिस्प्यूट। लेकिन अगर आप उसमें भी लॉ लगा रहे हैं, यानी कि आप जो हिंदू फैमिलीज में चलता है सक्सेशन एक्ट, आप वो इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हो उन पर भी। एनीवे, देन ये अफेक्ट करता है। लास्टली हमें ये देखना है कि क्या अभी जो पर्सनल लॉज हैं या दूसरे जो लॉज हैं उनमें क्या डाइवर्सिटी नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, चलिए हम बात करते हैं आईपीसी एंड सीआरपीसी की। क्या ये पूरे इंडिया पे यूनिफॉर्मली अप्लाई होते हैं? क्या इनमें कोई डाइवर्सिटी नहीं है? नहीं, ये यूनिफॉर्म अप्लाई नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जाएंगे एंटीसिपेटरी बेल के प्रोविजंस में, ये मैंने न्यूज़पेपर के साथ समझाया था क्या होता है ये सब, अगर आपने फॉलो किया हो। एंटीसिपेटरी बेल के जो नॉर्म्स भी है ना, वो भी डिफर करते हैं फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ऐसे कई एक्ट्स हैं। एक और एक्ट है एविडेंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऐसे कई एक्ट हैं जो पूरे इंडिया में यूनिफॉर्मली अप्लाई नहीं हो रहे हैं। हर स्टेट ने अपने अपने हिसाब से अमेंडमेंट कर रखे हैं इनमें। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस बनता है कि जब ऑलरेडी जो लॉज हैं वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो फिर आप पर्सनल मैटर्स में यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? एंड एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपके पास जो है वो है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने यूसीसी को एंट्री 5 में रखा है अंडर कॉन्करेंट लिस्ट। अब सोचिए अगर ये इतना ही इंपॉर्टेंट होता तो इसको कॉन्करेंट लिस्ट में रख के, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं, तो वो इसे कॉन्करेंट लिस्ट में रखते ही क्यों? अगर उन्हें पूरे देश के लिए एक ही कानून चाहिए होता तो वो इसको सेंट्रल लिस्ट में ही डाल देते, राइट, ताकि सिर्फ सेंटर ही उस पर लॉ बना पाए।
दिस इज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट, राइट? सो ये आपको मैंने कुछ पॉइंट्स बता दिए हैं अगेंस्ट में। सारे नहीं लिखने हैं, आपको आंसर करना है आपका 150-250 वर्ड में। जो आपको ठीक लगे वो लिख लेना। ठीक है, मेरा काम है आपको चीजें ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझाना। एंड मैंने आपको सारे ऐसे पॉइंट्स दिए जो आप खुद भी एज अ कॉमन मैन सोच सकते हो। जस्ट क्लोज योर आईज एंड इमेजिन ऑल दीज थिंग्स कि नॉर्थ ईस्ट में कितना ट्राइब्स का कितना अलग कल्चर है, उनके कस्टम्स हैं। तो आप कैसे यूनिफॉर्मिटी इंपोज कर पाएंगे उन पे? विद इन हिंदुइज्म नॉर्थ में कजिन से मैरिज नहीं होती, साउथ में हो जाती है, तो कैसे? ऑलराइट, डिवोर्स में क्रिश्चियंस को 2 साल सेपरेट रहना होता है, हिंदुइज्म में 1 साल रहना पड़ता है। तो ये सब एकदम बेसिक चीजें जो आप सोचेंगे, जितना ज्यादा आप सोचेंगे उतना बेटर आंसर आप प्रोड्यूस कर पाएंगे पेपर पर। ऑलराइट, तो ये हो गए केस अगेंस्ट केस। तो ये है हमारा पहला, वायलेट रिलीजियस फ्रीडम, थ्रेट टू कल्चरल डाइवर्सिटी, existing secular laws, imposing Hinduized codes, diversity of laws। ओके, ये मैंने आपको बता दिया अगेंस्ट में, ऊपर आपको बता दिया था फेवर में। मैंने आपको ये एक सॉलिड कंक्लूजन बना के दिया है जो आप अपने एग्जाम में यूज कर सकते हैं एंड में, एंड बहुत इंपैक्टफुल कंक्लूजन होगा। क्योंकि जो हमारी कॉपीज जब चेक होती है ना, तो आपको इंट्रो के मार्क्स करीब 2 दिए जाते हैं, कंक्लूजन के 2 से 3 दिए जाते हैं, डिपेंडिंग की 15 नंबर का 20 नंबर का, बाकी मार्क्स होते हैं बॉडी के। लेकिन अगर आपने बहुत एवरेज इंट्रोडक्शन लिखा है ना, तो आपको 1 या 1 या 0.5 देकर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन आपका इंट्रोडक्शन अच्छा है तो आप यहाँ से 2 मार्क्स ले जाते हैं, कंक्लूजन अच्छा है तो 2 ले जाते हैं, एवरेज है तो 1 ले जाते हैं। और कई बार लोग चलते चलते थक जाते हैं तो वो कंक्लूजन या तो छोड़ देते हैं या फिर एकदम 1 लाइन में बकवास सा लिख देते हैं, 0.5 मार्क्स लेके खत्म। ओके, लेकिन जब आप ये +1 एक्स्ट्रा ले जाते हो ना, एक क्वेश्चन में आप 1 से 2 मार्क्स ले जाते हो, तो 20 क्वेश्चन में ओवरऑल आप 40 मार्क्स लेके जाते हो। ठीक है, और ये 40 मार्क्स बहुत बड़ा डिफरेंस करते हैं। अगर आपका GS1 पेपर है सपोज, उसमें आपका स्कोर, एवरेज स्कोर बता रहा हूँ मैं, जो मिनिमम प्रिपरेशन जाता है लोगों का 70 के आसपास जाता है। समझे? लेकिन जब आप इस तरह के अच्छे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन रेडी करते हो तो आप 110 तक ले जाते हो, और यही सब डिसाइड कर देता है आपकी रैंक। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि चलिए अच्छा, हमने जान लिया चैलेंजेस क्या हैं, फेवर पॉजिटिव्स क्या हैं, बट क्या करें, अब इसको इम्प्लीमेंट करें तो करें कैसे, क्या स्टेप्स लें? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ज़रूरी है लोगों को अवेयर करना। अवेयरनेस एंड काउंटर द प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा, ओके। ये जो आप पे इम्पोज किया जा रहा है ना, कि आपको एक मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है, मेजोरिटी के लॉस आप पे इम्प्लीमेंट कर दिए जाएंगे माइनॉरिटीज पे, इम्पोज्ड ऑन माइनॉरिटी। ठीक है, इस एजेंडा को काउंटर करना बहुत ज़रूरी है। ये जो मिस इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो ना, ये बहुत गलत है। पहली स्टेप आपको ये लेनी होगी। दूसरी, कि ये जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हम करना चाह रहे हैं, दिस सोशल ट्रांसफॉर्मेशन शुड बी ग्रेजुअल। ठीक है, आप पहले मैरिज को लेके आप कुछ लॉस बना दीजिए। जैसे अभी आपने कुछ टाइम पहले डिसाइड किया है कि 21 ईयर्स विल बी मिनिमम एज फॉर ऑल गर्ल्स, राइट? अब इस्लाम में ये है कि प्यूबर्टी हो गई बस शादी के लिए एलिजिबल है। बट अब आपने ये जो बात की है कि हम 21 साल मिनिमम एज कर रहे हैं गर्ल्स की, तो ये जो एक यूनिफॉर्मिटी लाएगा ना, बिना आपके पर्सनल लॉस को हार्म किए हमने एक यूनिफॉर्मिटी बना दी। ओके, और ये सिर्फ अपनी मैरिज को लेके बनाइए। ऐसे ही आप थोड़ा थोड़ा करके डिवोर्स के लिए बनाइए, फिर इनहेरिटेंस के लिए बनाइए, फिर अडॉप्शन के लिए बनाइए, मेंटेनेंस के लिए बनाइए। मतलब दिस शुड बी ग्रेजुअल। ओके, काइंड ऑफ पीस मील अप्रोच कहते हैं जिसे हम। और सो दिस इज ए गुड वे गोइंग फॉरवर्ड। सेकेंड, कोडिफाई द पर्सनल लॉस। देखिए, सबसे बड़ा इशू ये है कि पर्सनल लॉज रहे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो पर्सनल लॉस है ना, इनका कोडिफिकेशन नहीं हुआ है, तो इंटरप्रिटेशन अलग अलग वे में किया जाता है। तो इनको सबसे पहले कोडिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर आप मुझसे पूछें कि वे फॉरवर्ड में 2 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताइए, अगर वर्ड लिमिट की कमी है, तो मैं आपसे कहूंगा ये ये 2 आपके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, कोडिफाई पर्सनल लॉस एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन शुड बी ग्रेजुअल। दीज 2 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको जरूर लेने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा you should have this sensitivity towards tribal customs and practices। क्योंकि ऐसी बातें की जा रही है कि अगर आप यूसीसी लाना भी चाहते हैं तो आप ट्राइब्स को उसमें से बाहर रखिए, अभी के लिए एटलीस्ट आप बाहर रखिए। सेंसिटिविटी टुवर्ड्स ट्राइबल कल्चर एंड कस्टम्स।
ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमने जब पंचायती राज एक्ट भी आया था ना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, तो इसको ट्राइबल एरिया यानी शेड्यूल 5 और 6 एरियाज में हमने तुरंत इंप्लीमेंट नहीं किया था। बाद में हम लोग एक अलग से एक्ट लेके आए थे, पंचायत एक्सटेंशन ऑफ पंचायती राज टू शेड्यूल एरियाज। ठीक है, 96 के अराउंड, आई थिंक, इफ आई एम राइट, 96। तो जब आप वहां पे कर सकते हो कि पहले बाकी कंट्री पे आपने लागू कर दिया, फिर शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज में किया, तो वैसे ही हमें यहाँ भी ट्राइबल कल्चर के लिए करना चाहिए कि अभी हाल फिलहाल के लिए इनको इससे बाहर रखा जाए, बाद में एक्सटेंड कर सकते हो आप जब ये दिख जाए कि हाँ ऐसा नहीं कर रहे हैं कि यूसीसी के थ्रू हम मेजोरिटी की प्रैक्टिसेस आप पे इम्पोज कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। राइट। देन नेक्स्ट, लीगल इंटरवेंशन। जब आप पर्सनल लॉज को अगर आपने कोडिफाई कर दिया है, तो आप लीगल इंटरवेंशन जो है वो बस उस केस में कीजिए जब उनके कोडिफाइड पर्सनल लॉज वायलेट कर रहे हो फंडामेंटल राइट्स को। ओके, लीगल इंटरवेंशन तभी होना चाहिए, अदरवाइज वो उनके पर्सनल लॉस अगर ठीक से काम कर रहे हैं तो करने दीजिए। लीगल इंटरवेंशन ओनली व्हेन द पर्सनल लॉस वायलेट फंडामेंटल राइट्स। क्लियर है यहाँ तक? ये भी एक अच्छा पॉइंट है आपके लिए। देन इसके अलावा बिफोर इसको लागू करने से पहले देर इज नीड फॉर इन डेप्थ स्टडी एंड वाइड कंसल्टेशन विथ ऑल स्टेक होल्डर्स। वाइड कंसल्टेशन, क्योंकि जब आप अच्छे से स्टडी करके एक वाइड कंसल्टेशन करके सभी स्टेक होल्डर से एक कंसेंसस बनने के बाद कोई लॉ लाते हो ना, तो उसका बेटर फॉर्मुलेशन भी होता है एंड उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी ज्यादा हो जाती है। बेटर फॉर्मुलेशन एंड एक्सेप्टेबिलिटी, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फार्मर लॉस जो लाए गए थे। कोविड के टाइम आपने लॉकडाउन लगाया, पार्लियामेंट लग नहीं रही थी, आप ऑर्डिनेंस के थ्रू लेके आए 3 इतने रेवोल्यूशनरी फार्म लॉस और आपने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिए, तो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट इरप्ट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि आपने ना तो कहीं वाइड कंसल्टेशन किया था, ना स्टेक होल्डर से बात की, उनको समझाए उसके बेनिफिट नुकसान, नहीं कुछ नहीं किया आपने। आपने सीधे लॉ इनेक्ट कर दिया, तो उसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी थी उस पर इंपैक्ट हुआ। इसीलिए जितना वाइड कंसल्टेशन होगा उतनी ही ज्यादा उसकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी। क्लियर? तो ये हो जाता है आपका स्टेप्स जो आपको लेने की जरूरत है। सो ये मैंने अपनी तरफ से खत्म कर दिया ये टॉपिक, लेकिन मैं आपको 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर देना चाहूंगा। अगर आप लोग लिखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिखते हैं तो आपकी मर्जी। लेकिन अगर आप इसको लिख के इवेल्युएट, देखिए जब तक आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, बट विदाउट प्रॉपर इवेल्युएशन आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। सो आप जो भी लिख रहे हो उसको इवेल्युएट जरूर करवाइए। चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं। डिस्कस prospects of enforcing a UCC in India. Okay, and do you think it will endanger diversity of India? तो ये आपका पहला क्वेश्चन है 15 मार्क का। Okay? अब देखिए यहाँ पर अपना कीवर्ड ध्यान से देखिए, आपसे पूछा गया है प्रोस्पेक्ट्स इसके एनफोर्स करने के, और क्या ये एंडेंजर करेगा डाइवर्सिटी को। क्वेश्चन ध्यान से समझिए और उसके अकॉर्डिंग आंसर करना। ऐसा नहीं कि बस इंट्रोडक्शन दिया, पॉजिटिव लिखे, नेगेटिव लिखे, कंक्लूजन दिया, खत्म। ऐसा नहीं है यार, मार्क्स नहीं मिलेंगे ऐसे में। क्वेश्चन को समझो वो पूछ क्या रहा है एग्जैक्टली, उसके अकॉर्डिंग आंसर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिंपल है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप ये वाला अटेम्प्ट करें, और अगर आप एक आधा अटेम्प्ट दे चुके हैं तो मैं कहूंगा कि आप तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूसीसी? एग्जामिन its relevance for a secular country like India and challenges in its implementation. Okay, this is your 20 marker, 250 words. All right, again, focus on
पहला स्टेटमेंट सिंपल है, बट सेकंड में आपको एग्जामिन करना है फ्रॉम सेक्युलरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, और फिर बताने हैं चैलेंजेस। सो क्वेश्चन की डिमांड को ध्यान में रख के ही आंसर कीजिएगा। डोंट आंसर लाइक ए लेमैन पर्सन। क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज नीड फॉर यूनिफॉर्मिटी in personal laws regulating secular affairs. Discuss 20 marks. All right. पहला, देयर इज नीड। पहले आपको बतानी है नीड क्यों है हमें इस चीज की। ऑलराइट, और फिर रेगुलेटिंग दिस सेक्युलर अफेयर्स, यानी कौन से सेक्युलर एस्पेक्ट्स हैं हमारे जिनको रेगुलेट करने के लिए हमें इन पर्सनल लॉज में यूनिफॉर्मिटी की जरूरत है। So these are three questions based on the topic that we studied today. Okay, so that's it from my side. But before signing off, I would like to emphasize that please ये आंसर राइटिंग जरूर कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप अपने आंसर इवेलुएट करवाना चाहते हैं तो आप इसे सेंड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर। आईडी इज easy as spy 1। ओके, यू कैन टेलीग्राम मी एट दिस। ये नहीं कह रहा कि मैं आपको तुरंत इवेलुएट करके दे दूंगा, बट मिल जाएगा आपको। एंड प्लीज़ अगर आप सीरियस हैं अपनी पढ़ाई को लेके तो क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि जब आप साल भर में पूरे और आई विल से अराउंड, मैं कोशिश करूंगा 500 तक जाने की। अगर आप 500 पूरे टॉपिक्स तैयार करते हैं, उन पे 3-3 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो आप ओवरऑल 1500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो यार अगले 8-9 महीनों में। एंड दिस इज मोर देन इनफ आंसर राइटिंग पे वर्क करने के लिए। लोग कहते हैं यार डे 1 से लग जाओ आंसर राइटिंग में, नहीं कर पाओगे। कैसे करोगे जब कंटेंट ही नहीं है दिमाग में। लेकिन एक टॉपिक को पूरा 360 डिग्री एंगल से आपने समझ लिया, उसके बाद आप कीजिए आंसर राइटिंग, कर पाओगे। ओके, अगेन मैं बोल रहा हूं, अगर यूपीएससी में सक्सेस का कोई एक ही मंत्रा है, सिंगल लाइन मंत्रा, तो दैट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसके अलावा और कोई मंत्रा है ही नहीं यूपीएससी में सक्सेस का। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज योर की टू सक्सेस। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। अगर आपको पसंद आया लेक्चर तो प्लीज कमेंट करके बताइए। हम दोबारा इस अगले टॉपिक के साथ आएंगे, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्पॉन्स, जैसा आपकी तरफ से रिस्पॉन्स होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे प्लान करेंगे। So thank you for joining this session and good night.